आज का टॉपिक है बच्चों टूल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों कल हमने टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था और पहले मैंने बताया था एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए जाते हैं अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को करना है, जिसमें मैंने एंजाइम्स में बताया था, लाइसोसोम्स के बारे में बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया था। लाइसोसोम सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को या कोई भी सेल, उसकी सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं जिससे जेनेटिक मटेरियल बाहर आ सके। सेकंड बच्चों मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, जो डिजायर्ड जीन हमें निकालना है, जो डिजायर्ड प्लाज्मिड हमें निकालना है, उसके अंदर कट लगाना है, तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यूज किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, जो कि डीएनए के अंदर कट लगा देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है या साइट है वहां से उसको कट लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था बच्चों डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है, उनको जोड़ देता है, ज्वाइंट करवा देता है, लाइगेज एंजाइम, ध्यान रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था एल्केलाइन फॉस्फेटेज। बच्चों जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है, जो प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जब वो लीनियराइज हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो वापस से वो रीजॉइन ना हो, तो इसके लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेज को यूज करके फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाता है जिससे रीजॉइनिंग ना हो पाए। ओके बच्चों, तो ये सारे एंजाइम थे। कल की क्लास में मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये भी एक्सप्लेन किया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। किसी भी डीएनए सेगमेंट में वो सीक्वेंस जहां पर जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक एक स्ट्रैंड के ऊपर जैसे मान लो GAATTC है, तो उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर जो है दूसरी तरफ से GAATTC आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था। तो ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पार्ट। फिर मैंने बच्चों आपको बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये टेक्निकल कल की क्लास में मैंने लास्ट में एक्सप्लेन की थी, एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्यों ली जाती है? मान लो आपने किसी कल्चर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया, वहां पर बैक्टीरियल सेल्स भी थे, प्लाज्मिड भी थे और डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी बन गए। अब उनको अलग करना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग सेपरेट करना है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट वॉज गिवन बाय डिस्कवर बाय टिसेलियस। जो टिसेलियस साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया 1937 में। ठीक है, 1937 में। तो यहां पर मैं स्केच बना देता हूं बच्चों।
यस बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए पर स्पेसिफिक कट्स लग जाते हैं, तो उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाना जरूरी है, किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज किया जाता है, एंड इट वाज गिवन बाय इन 1937 बाय टिसेलियस। ओके, तो इसमें जो इक्विपमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसका एक एंड कैथोड होता है, नेगेटिव एंड होता है, दूसरा जो एंड होता है पॉजिटिव एंड होता है, एनोड होता है। ये बच्चों वेल्स है जिसके अंदर उस कल्चर को डाल दिया जाता है जिसमें प्लाज्मिड के फ्रेगमेंट, डीएनए के फ्रेगमेंट और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर क्या होता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर बच्चों एक जेल है जिससे कहते हैं एगेरोज जेल। क्या कहते हैं? एगेरोज जेल कहते हैं। एंड ये सीवीड से प्राप्त की जाती है और ये यहाँ पर सीव का छलनी का काम करती है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ड्यू टू द फॉस्फेटाइन। ये आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि उनके स्ट्रैंड्स के अंदर फॉस्फेट पाए जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल है। तो ये जो है अपने नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, आपको पता है अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है ना। तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एनोड की ओर मूव करते हैं। तो यहां से ये फ्रेगमेंट्स यूं मूव करते हैं। जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फार्दर मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं, सबसे आगे रहते हैं, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स है वो पीछे होते हैं। तो ये फ्रेगमेंट अब इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया नहीं जा सकता, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस एगेरोज जेल के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड किया जाता है और यूवी रेज दी जाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये केसरिया कलर के, ऑरेंज कलर के नजर आते हैं। ओके बच्चों, दोबारा सुन लीजिए, यूवी रेज की प्रेजेंस में और इथिडियम ब्रोमाइड के ऐड करने पर हमें डीएनए फ्रेगमेंट ऑरेंज कलर के नजर आते हैं। तो इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अब कट करके, जेल को कट करके निकाल लिया जाता है और फिर इस केमिकली इसको ट्रीट करके जो भी एक्स्ट्रा जेल वगैरह उसको हटा दिया जाता है। अब प्योर डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिल जाते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट को निकालना और फिर उसको केमिकली ट्रीट करके प्योर बनाना, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। दिस वन इज कॉल्ड इल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है वो यूज की जाती है। यहां तक अगर बच्चों आपको समझ में आया है ये चैप्टर, तो प्लीज आप सब हैंड रेज कर दें जिससे मैं ये श्योर हो जाऊं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। टूल्स में नेक्स्ट टॉपिक हम क्लोनिंग वेक्टर को पढ़ेंगे। एक बार सब लोग हैंड रेज कर दें अगर आपको ये समझ में आ गया है। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। बच्चों मैं आपको ये गारंटीड, मैं आज आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि अपन को 12th का जो बायो, 12th वैसे सारी अच्छी होनी चाहिए आपकी, लेकिन मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं कि आपको पूरे मार्क्स अचीव करने हैं, कंप्लीट फुल मार्क्स अचीव करने हैं बायो के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। और आप सब टैलेंटेड हैं, आप सब ये कर सकते हैं। आप सबको बस अपनी जो इनपुट है, जो सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइमिंग है वो बढ़ाना पड़ेगा। इवनिंग में जो 3 से 4 घंटे आप पढ़ते हैं उसको आप ज्यादा ज्यादा थोड़ा टाइम और बढ़ाएं, जिससे क्या है कि आप सभी टॉपिक को बायो में अच्छे से रिवाइज कर सकें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में वापस से रिवीजन लूंगा, उसमें आप सभी ज्वाइन करेंगे, अगेन ज्वाइन करेंगे और श्योरली आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे और बेहतरीन तैयारी करेंगे हम बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड ही एग्जाम नहीं, मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ बोर्ड के बाद जो आगे आपका जो कैरियर है वहां भी आपको ये नॉलेज जरूर काम आएगा, ठीक है। बिकॉज 11th और 12th की जो क्लासेज है वो आपके कैरियर की टर्निंग पॉइंट है। ये डिसाइड करती है कि आप कितना कामयाब होंगे, कितनी जल्दी कामयाब होंगे, ठीक है ना। जो व्यक्ति जब भी मेहनत करता है वो जरूर सक्सेसफुल होता है। बस ये है कि वो मेहनत अगर हम टाइम पर करेंगे, पहले करेंगे, तो हमें सक्सेस जल्दी मिलेगी। अगर हम इसमें लेट होंगे तो सक्सेस भी लेट होगी। ओके बच्चों, तो अभी से ही अवेयर रहना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टूल है वो है क्लोनिंग वेक्टर। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं हम।
बच्चों अब राइट टाइम आ चुका है, अब सही समय है कि आप मंथन करें, आप सोचें आपको आगे कैरियर में क्या करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको जरूर थोड़े स्कोप पे बताऊंगा कि बायो में आगे क्या क्या बहुत सारे फील्ड हैं बायो में आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ मेडिकल या डॉक्टरी ही एक फील्ड नहीं है, और भी कई सारे फील्ड हैं। अब सही समय है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आगे कैरियर में क्या करना है, तो आप सोचें समझें और डिसाइड करें कि आगे क्या क्या फील्ड है, किस में आप जाना चाहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने को आप रेडी करें, अपने आप को तैयार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खेलना छोड़ दें, आप फेस्टिवल ज्वाइन करना छोड़ दें। डेली 3 से 4 घंटे या 5 घंटे आप अपनी जो एट प्रेजेंट क्या नीड है उसको सही से करें। एट प्रेजेंट जो है आपका जो कैरियर है, आपकी जो पढ़ाई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेली जो 24 आवर है उसमें सिर्फ 4 से 5 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी को दें, और आप अपने कैरियर के लिए सोचें कि आगे क्या करना है आफ्टर 12। ठीक है, जितना सही सोचेंगे, सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, सक्सेस उतनी ही जल्दी मिलेगी। ये मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कम मेहनत करके भी सही डिसीजन लेके जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, टूल्स और बायोटेक्नोलॉजी में सेकंड है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर्स में यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो प्लाज्मिड्स यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड्स यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो यूज करते हैं बैक्टीरियोफाजेस को, वायरसेस को यूज करते हैं। अब मैं आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट करता हूं, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। भाई हमें क्या करना है, कोई हार्मोन या कोई एंजाइम इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस करवाना है, ये चीज करनी है हमें। तो हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए किसी एनिमल से या प्लांट से उस डिजायर्ड जो जीन को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लिया, और उस जीन को किसी बैक्टीरिया की सेल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम वेक्टर्स काम में लेते हैं। ऐसे तो डायरेक्टली जीन डाल नहीं सकते, या डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो ये जरूरी है कि वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो बैक्टीरिया का ही प्लाज्मिड लेते हैं और उसके अंदर उस डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और वापस से उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगेन इंट्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। जितनी बार बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया 10 20 मिनट 30 मिनट में डिवाइड हो जाता है, मतलब 24 घंटे में तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड होगा उतनी बार उसका डीएनए भी मल्टीप्लाई होता है, उसका प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मीन ये हुआ कि जो डिजायर्ड जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी कॉपी बनेगा, मल्टीप्लाई होगा, और उससे रिलेटेड हार्मोन और एंजाइम भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके लिए या तो हम प्लाज्मिड काम में लेते हैं एज ए वेक्टर, या फिर एक ऐसा वायरस जो जनरली पैथोजन है, जनरली इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को, तो उस वायरस का नेचर है उसको इन्फेक्ट करना, उसको हमने एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर काम में ले लिया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर्स हम कर रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मिड्स की। बच्चों एक प्लाज्मिड की स्केच मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप चाहें तो साथ में ड्रॉ करना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। पीबीआर, पीबीआर प्लाज्मिड को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। पीबीआर प्लाज्मिड क्या है, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है।
ये है PBR प्लाज्मिड है ये। ठीक है। और बच्चों यहां पर P का मीनिंग है प्लाज्मिड, B का मीनिंग है बॉलीवर, बॉलीवर, एंड R का मीनिंग है रॉड्रिगेज, रॉड्रिगेज। हाँ, 12th क्लास फटाफट से मैं आपको अटेंडेंस लिंक सेंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस फिल कर दो अपनी। हाँ बच्चों, प्लाज्मिड फर्स्ट जो आर्टिफिशियल जो प्लाज्मिड है, जो सिंथेटिक प्लाज्मिड है, वो बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज के द्वारा बनाया गया 1977 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्लाज्मिड है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है PBR। P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलीवर, R का मतलब है रॉड्रिगेज। आपको बच्चों 6 चैप्टर आप समझ चुके हो। अब आपको ये पता चल गया है कि डीएनए इज द मास्टर। डीएनए क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर डीएनए इज द मास्टर कॉपी। जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डीएनए के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। जो हेड है वो डीएनए है। ठीक है, कोई एंजाइम बन रहा है वो डीएनए के द्वारा बन रहा है, के कंट्रोल से बन रहा है। कोई हार्मोन बन रहा है डीएनए के कंट्रोल से बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए जो है मास्टर कॉपी है और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनस बेसेस हैं उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। 4 नाइट्रोजीनस बेस हैं जो कि डिफरेंट जेनेटिक कोड बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा, मैंने जेनेटिक कोड समझाया है कि 3 जेनेटिक कोड, जैसे कि AUG, सॉरी 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, या 3 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जेनेटिक कोड बना लेते हैं और वो किसी एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो है प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझें आप। ये बच्चों PBR का स्केच है, इसके अंदर डिफरेंट साइज है। ठीक है, एक तो हमेशा ध्यान रखना कि एक जो डिजायर्ड जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। उसके अंदर एक ऐसा फ्रेगमेंट या ऐसा जीन होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिव हो। ठीक है, तो PBR के अंदर बच्चों एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी जीन पाया जाता है और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, दोबारा सुन लो, एम्पीसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टिव है ये और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टिव है। ठीक है, दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टिव जीन्स पाए जाते हैं। सेकंड थिंग ये है कि इनके अंदर डिफरेंट जो कोड है, जेनेटिक कोड है या सीक्वेंस है, जो कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कोड करते हैं। ये एक खास बात है PBR की। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टिव तो है ही, इसके अलावा PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट जो एंजाइम्स है वो भी ये कोड करता है। इसके अलावा ये जो डीएनए सेगमेंट है इसका, ये इको-आर फर्स्ट, क्ला फर्स्ट और हिंद थर्ड को कोड करता है। ये जो सीक्वेंस है ये वाम एच फर्स्ट को, साल फर्स्ट को कोड करता है। ये जो सीक्वेंस है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है। ठीक है, और ये रोप है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है और साथ ही साथ PVU सेकंड जो एंजाइम है उसको भी ये कोड करता है। तो इतने सारे जो है जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं वो यहाँ पाए जा रहे हैं PBR के अंदर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब सेकंड लेते हैं बैक्टीरियोफाज। बच्चों वो वायरसेस जो कि जनरली बैक्टीरिया के ऊपर, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंफेक्ट करते हैं, तो उनको एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस के दौरान। तो बैक्टीरियोफाजेस को भी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या, जो प्लाज्मिड्स हैं उनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए?
प्लाज्मिड के अंदर बच्चों क्या क्या, जो क्लोनिंग वेक्टर या प्लाज्मिड, उसके अंदर क्या क्या जो है स्पेशलिटीज होनी चाहिए? ए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरी, इसे इन शॉर्ट ओरी भी कहते हैं, ओरी सीक्वेंस या ओरी साइट। सेकेंड थिंग ये है कि उनमें स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए या सीक्वेंस होना चाहिए। सी, सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। और सेलेक्टेबल मार्कर भी हो गया, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर्स फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, वेक्टर्स फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। सबसे पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक डिजायर्ड प्लाज्मिड के अंदर वो सीक्वेंस होना चाहिए जहां से रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो, जहां से रेप्लिकेशन हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इन शॉर्ट ओरी रीजन या ओरी साइट कहते हैं। सेकंड लेते हैं रिकॉग्निशन साइट। बच्चों यहां पर हमने ये समझा कि जो डिजायर्ड जीन लेना है हमें, तो भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पर। और अगर हमें प्लाज्मिड के अंदर कट लगाना है तो भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वहां देते हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निशन साइट क्या है? तो डीएनए का सीक्वेंस जो है प्लाज्मिड के अंदर, या जो डीएनए है वहां पर एक प्लाज्मिड के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उस जगह जाके वहां पर कट लगा पाएगा, ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जीन को। एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जो जीन है उसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, क्योंकि वो हमें सिलेक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि हमने पीबीआर के बारे में समझा, तो हमने सपोज किया कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो कट हो गया, और वहां पर डिजायर्ड जो फॉरेन डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। अब जो नया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टिव होगा, लेकिन एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई किया, पता लगाया, किस वजह से? उस एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जीन की वजह से। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो रेजिस्टिव जीन है उसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। हालांकि ये कम्बरसम प्रोसेस है, हार्ड प्रोसेस है, कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमें प्लेटिंग करनी होती है और रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानना होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इतना इजी यूज नहीं है इसका। इसकी जगह एक और मेथड है बच्चों, वो मैं बताता हूं आपको। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। जनरली बच्चों जो प्लाज्मिड जो है उसके अंदर मान लो एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर एक ऐसा जीन है जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करता है। किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को। तो वो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वहां जब हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देते हैं तो वो ब्लू कलर शो करती है, ठीक है। तो
ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानने में इजी है ये। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनके अंदर प्लाज्मिड है और उनके अंदर एक ऐसा जीन है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करता है। तो वहां जब हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को देते हैं तो वहां पर ब्लू अपीयरेंस या ब्लू कलर आता है। क्लियर होगी बात आपके? अब मान लो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए, प्लाज्मिड में कट लग गया, उसमें नया फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट भी कर दिया और उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें पता लगाना है कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, या रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, उनमें बैक्टीरियल सेल्स में इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। तो अगर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है तो जब हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देंगे तो अब बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जो जीन है वो वहां से रिमूव हो चुका है, वहां पर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कलरिंग सबस्ट्रेट देने पर कोई कलर अपीयर नहीं होगा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा और हम पहचान जाएंगे कि ये जो बैक्टीरियल कल्चर है इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जा चुका है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये इजी है। अब यहाँ पर देखिए, प्लाज्मिड के अंदर जब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, वो जीन जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करता है, जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया तो वो जीन वहां से रिमूव हो गया, हट गया और वहां पर अब हमने फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जो जीन है उसको इनएक्टिव कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, हमने जब एंजाइम दिया तो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करने वाला जो जीन है वो इनएक्टिव हो गया, वो रिमूव हो गया, वहां पर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया इसलिए उसका इनएक्टिवेशन हो गया, इसलिए इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चलिए, ये हो गया सेलेक्टेबल मार्कर की बात। आगे लिखते हैं वेक्टर्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों प्लांट में एक बैक्टीरिया है बच्चों, आपने नाम सुना होगा, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस, फ्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेशियंस। क्लियर है? ये जो बैक्टीरिया है ये एक इंजीनियर के रूप में है, ये नेचुरली प्लांट, इनके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बस लास्ट टॉपिक है ये, फिर मैं क्लास को यही ओवर करूंगा। टीआई प्लाज्मिड कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो जनरली ये जब प्लांट्स के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है तो वहां ट्यूमर कॉज कर देता है, क्राउन गॉल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो देखा गया कि नेचुरल इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट्स के अंदर, तो क्या किया गया, इस बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। ठीक है, और इसके अंदर डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब ये नेचुरली जब इन्फेक्शन कॉज करेगा प्लांट्स के अंदर तो जो डिजायर्ड डीएनए या जीन है उसको वहां प्लांट सेल में इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल सेल्स में ऐसे पैथोजेंस को यूज करते हैं जो प्लांट और एनिमल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ड्यूरिंग द इन्फेक्शन वो डिजायर्ड जीन को या डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देता है प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो ट्वेल्थ क्लास आज के लिए इतना ही, आज इतना ही करेंगे, टाइम कम बचा है। रिमेनिंग पार्ट को अपन कल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जहां तक है कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।